मैं फारूक शाह, आमदार धुलिया शहर। मैंने ये नहीं देखा कि ये आदिवासी है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये दलित है या हिंदू है। फडणवीस साहब ने मुझे देखा और देखकर खड़े हो गए। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे गले से लगाया। आइंदा हमारी सरकार बनने के बाद आपके जो भी काम है हम करेंगे। खुदा न खास्ता अगर हमारे धुलिया में भी अगर कोरोना दाखिल होता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तमाम कब्रस्तान को सरकारी निधि या आमदार निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा उस वक्त हमने जीआर निकाला। अल्लाह का शुक्र है मैंने उस सब्सिडी को मंजूर कराया। तमाम महाराष्ट्र के जितने पावरलूम मजदूरान हैं इंशाअल्लाह उन सबको फ़ायदा पहुंचेगा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रही थी महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन दिया जाए और बस यही एक हमको एक दिल में खलिश रह गई है कि ये काम हमसे हो नहीं पाया कि हम तुमको धुलिया ज़िला का पालक मंत्री पद देते हैं अगर तुम कांग्रेस में आते हो तो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कदम नहीं डगमगाए। हमने किसी भी तरह का लालच न करते हुए हम हमारी भूमिका पर अटल रहे। उनकी इन्हें नियत ही नहीं है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन होना चाहिए। ऐसे कई काम अल्लाह पाक ने मुझसे लिए है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं अब्दुल रहमान। क्रिकेट के पिच पर अक्सर खिलाड़ियों को आपने सेंचुरी बनाते हुए देखा होगा, मगर अमली सियासत में पहली बार इतिहास में धुलिया में एक नई तारीख मुरतब की गई जब धुलिया के जो आमदार हैं डॉक्टर फारूक शाह, इन्होंने सियासी फील्ड में सेंचुरी बनाते हुए 101 कामों का उद्घाटन किया है। आज हम उन्हीं के पास आए, उनसे ही पूछते हैं कि इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति उनको कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। मैं फारूक शाह, आमदार धुलिया शहर। जैसा कि अभी आपने ये सवाल किया कि इतने काम करने के लिए इतनी ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति आपको कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हदीस पाक का मफ़हूम है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर किसी शख्स की नीयत सही रही काम करने की तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। और मैं चुनकर आने के बाद मेरी नीयत थी कि मैं अपने शहर की, अपने समाज की, अपनी कौम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। और अल्लाह पाक से मैंने दुआएं भी की थी, तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआओं को सुना। मेरी नियतों को देखकर अल्लाह पाक ने मेरी पूरी मदद की। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज न सिर्फ धुलिया शहर के मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग ये कहने पर मजबूर है कि इससे पहले हमने ऐसा आमदार नहीं देखा। 5 साल पहले जब आपको चुनकर दिया गया था तो लोगों के मन में ऐसा था कि शायद आप एक मखसूस समाज या एक मखसूस वर्ग के लिए काम करेंगे, मगर इन 5 सालों में जो है आपने पूरा बदल दिया। क्या एक मिशन लेकर 5 साल पहले आप चले थे? जैसा कि आज आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, सिख भाई भी थे, ईसाई भाई भी थे और क्रिश्चियन भाई भी थे। इन सबों ने मिलकर मेरा वालियाना इस्तकबाल किया, मेरा खैर मकदम किया, मुझे गुलहाय अकीदत से नवाजा। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं। एक शायर ने कहा है कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। मैंने शुरू से जो मेहनतें की और मैंने बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत सभी को लेकर सबके काम किए। और जहाँ ऐसे घटक जो पूरी तरह तरक्याती कामों से वंचित थे, जो ऐसे इलाके जो विकास कामों से दुर्लक्षित थे, उन इलाकों में जाकर मैंने ये नहीं देखा कि ये आदिवासी है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये दलित है या हिंदू है। सभी के मैंने काम किए पूरी मेहनत से और अल्लाह का शुक्र है कि आज उसका फल मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लीडरान है, ख़ास तौर से जो अपोजिशन में रहते हैं, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी में नहीं रहते, उनका अक्सर ये इल्ज़ाम होता है कि हमें काम करने नहीं दिया जाता, हमें कामों से रोका जाता है। उसके बरक्स हम यहाँ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शायद आप वाहिद ऐसे कामदार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा निधि जो है वो अपने शहर के लिए दी है। और ख़ास तौर से आप जो है वो हमेशा अपोजिशन में रहे।
उम्मन ये उज़्र होता है कि हमें जो है अपोजिशन पार्टी रोक देती है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे कामों में रुकावट पैदा करते हैं, मगर आपके केस में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। आपने मुखालफिन से भी जो है अपने हिस्से का काम जो है, अपने शहर के हिस्से का काम जो है वो करवा कर लिया। असल में जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि खुलूस नियत ये सबसे अहम है। उसके बाद हमने ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। मैं ऐसी बातें जो आज तक मैंने कभी नहीं कही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं चुनकर आया तो उसके बाद में मुझे भाजपा के लोगों की तरफ से बुलाना हुआ, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं वहाँ आकर करूँगा क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई फडणवीस साहब, यानी उस वक्त सीएम थे जैसे वो, तो बोले आपको बुला रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मैं कहा कि ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। वहाँ जाने के बाद फडणवीस साहब ने मुझे देखा और देखकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने एक ब्लैकमेलर को शिकस्त दी है। वो ऐसा ब्लैकमेलर जिसने वतन के साथ गद्दारी की, जिसने स्टैंप घोटाले वगैरह किए, आज वो आपने शिकस्त दी है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे गले से लगाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चुनकर आए, अभी सरकार बनने वाली है, तो आप इस सरकार में आपका क्या रोल होगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनका हमको साफ़ तरीके से ये हुक्म है कि आपको तटस्थ रहना है, आपको किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। तो फडणवीस साहब ने मुझे कहा कि अगर आपको ये जो कांग्रेस के लोग अगर मंत्री पद दे या कुछ और ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी लालच दे तो क्या आप उनका साथ दोगे। तो मैंने उनसे कहा कि वो चाहे मुझे मंत्री पद दे, चाहे कुछ भी दे, लेकिन मैं किसी भी तरह से, हमारी जो पार्टी का उसूल है, हमारे असद साहब का जो हुक्म है, उस हुक्म की हम पूरी तरह से तामील करेंगे और हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक्त फडणवीस साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि आप एक सच्चे और मेहनती आदमी हो, तो आइंदा हमारी सरकार बनने के बाद आपके जो भी काम है हम करेंगे। वो बहुत खुश हुए, बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए कि जहाँ पर हमको आजमाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कदम नहीं डगमगाए। हमने किसी भी तरह का लालच ना करते हुए हम हमारी भूमिका पर अटल रहे। और वहाँ के जो मिनिस्टर्स लोग हैं, उस वक्त तो बाद में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उस वक्त भी हमने सबसे अच्छे ताल्लुकात रखे और सबसे ये कहा कि देखिए, मैं भले ही एमआईएम का आमदार हूँ, लेकिन मेरे शहर के लोगों ने भी वोट दिए, वो भी उनका हक चाहते हैं, तो आप लोग को मुझे फंड देना होगा, निधि देना होगा। और अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त भी मैंने बेहतरीन तरीके से अपने शहर की नुमाइंदगी की। और उन्होंने ये देखा कि ये आमदार एक एमआईएम का आमदार है, एक मुस्लिम आमदार है, लेकिन उसके बावजूद ये हिंदू लोगों के काम करता है, ये दलित लोगों के काम करता है, ये ईसाई लोगों के काम करता है। तो इस बात से जो मंत्री थे वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने मुझे निधि दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सबके काम किए। आज मैं अपने कामों से मुतमईन हूँ। एक आमदार को कैसा होना चाहिए, धुलिया सिटी जो है उसकी एक मिसाल है। 5 सालों में आपके ज़रिए क्या ऐसे काम, आपकी क्या ऐसी उपलब्धियां थी जो आप जो है धुलिया के अलावा महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहेंगे। इसमें तो ऐसा है, देखिए कि मैंने न सिर्फ अपने शहर ही के नहीं, बल्कि हमारे इतराफ़ के, जहाँ से मुझे वोट हासिल नहीं करना है और मुझे वोट वहाँ से मिलने वाले नहीं है, जो मेरे मतदार संघ में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आते हैं, ऐसे इलाकों में भी मैंने काम किए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, तो कोरोना का एक भी पेशेंट हमारे यहाँ ना होते हुए भी उस वक्त से मैंने तैयारी शुरू की कि अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे धुलिया में भी अगर कोरोना दाखिल होता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। मैंने उसके फौरी इक़दाम किए। यहाँ के जो हमारे दोनों हॉस्पिटल हैं, वहाँ के अधिष्ठाताओं को लेकर, उनके सिविल सर्जन को लेकर मैंने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया। उसके बाद में जो हमारा अधिवेशन शुरू था नागपुर का, जो हमारा पहला अधिवेशन, हिवाड़ी अधिवेशन, उसमें मैंने सोचा कि अगर हमारे यहाँ कोरोना आता है, कोरोना के पेशेंट का जो टेस्ट रहता है, वो टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर कोई भी लैब नहीं है और उस
टेस्ट को, उस जांच करने के लिए हमको पूना भेजना पड़ता है। तो पूना पहुंचते पहुंचते 3-4 दिन, उस वक्त तो ऐसा था कि 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट आती थी। तो मैंने फौरी तौर पर उस वक्त के जो हमारे मंत्री थे राजेश टोपे और वो जो देशमुख साहब का लड़का, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि फौरी तौर पे मेरे यहाँ धुलिया शहर में एक VDRL लैब शुरू किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि फौरी तौर पर हमने एक VDRL लैब शुरू किया। और वो VDRL लैब का फ़ायदा सिर्फ धुलिया नहीं बल्कि मालेगांव के, नंदुरबार के, जलगांव के और इतराफ़ के जितने अजला है वहाँ के तमाम मरीज़ों को उसका फ़ायदा हुआ। ये रहा, यानी ये मेरा जो मतदार संघ छोड़कर मैं जो ज़िला भर के लोगों के लिए किया। दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब यानी आज से 4 साल पहले एक हमारा देवपुर का कब्रस्तान है, उस देवपुर के कब्रस्तान के हिफाजती दीवार के लिए मैंने अपने आमदार निधि से एक लेटर कलेक्टर को दिया कि भाई हमारे कब्रस्तान की दीवार तामीर की जाए। उस वक्त कलेक्टर ने मुझे ये लेटर भेजा कि ये जो आपका कब्रस्तान है ये कोई सरकारी जगह नहीं है, तो इस पर आपका निधि या राज्य शासन का या केंद्र शासन का कोई भी निधि हम इस पर खर्च नहीं कर सकते। उस बात को लेकर मैंने बहुत गौर खौज किया। उस वक्त के मंत्री जो हमारे अल्पसंख्यक के मंत्री नवाब मलिक साहब थे, मैंने उनसे तफसीली गुफ्तगू की और उनको ये कहा कि न सिर्फ धुलिया में बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में तकरीबन 90% ऐसे कब्रस्तान हैं कि जो खासगी या प्राइवेट जगहों पर है। सिर्फ 10% ही ऐसे होंगे कि जिनको सरकार ने उस वक्त में जगह अलॉट की होंगी कब्रस्तान वगैरह के लिए। तो अगर 90% जो कब्रस्तान है अगर वो निधि से, फंड से महरूम होते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। तो मैंने उनको एक तहरीरी मकतूब पेश किया और उनसे मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस ज़िम्न में एक मीटिंग का इनेकाद किया जाए। उन्होंने मेरी बात को बहुत गौर से सुना और अगले ही हफ्ते, दूसरे ही हफ्ते उन्होंने एक मीटिंग का इनेकाद किया उनके दालन में, उनके कैबिन में। उस वक्त के मैंने महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े सेक्रेटरीज थे वो सब मौजूद थे वहाँ पर। मैंने आर्गूमेंट किया, बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन ये तय पाया कि महाराष्ट्र में जितने भी कब्रस्तान हैं, चाहे वो प्राइवेट जगह पर हो चाहे सरकारी जगहों पर, उन तमाम कब्रस्तान को सरकारी निधि या आमदार निधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा उस वक्त हमने GR निकाला और मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वक्त में जो हमारे पावरलूम मालकान मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडी दी जाती है तो पावरलूम के लोगों को उसमें इलेक्ट्रिक बिल में सब्सिडी दी जाए। अल्लाह का शुक्र है मैंने उस सब्सिडी को मंजूर कराया और 75 पैसा पर यूनिट सिर्फ पावरलूम के जो लोग हैं जो पावरलूम के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है। तीसरी बात ये कि जो पावरलूम के जो मज़दूरान हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरीके से बांधकाम मज़दूरों को जो सहूलियात राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है वो तमाम सहूलियात हम लोगों को भी दी जाए। इस ज़िम्न में मैंने जो कामगार मंत्री सुरेश खाड़े उनसे मुलाकात की, उनसे तफसीली गुफ्तगू के बाद हमारा ये तय पाया, मेरे पास उसका लेटर भी है, उनका आदेश है कि फ़ौरी तौर पर इस पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाए और जल्द से जल्द वो सादर किया जाए। ऐसा उन्होंने सेक्रेटरी को हुक्म दिया और मैं समझता हूँ कि तमाम महाराष्ट्र के जितने पावरलूम मज़दूरान हैं इंशाअल्लाह उन सबको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस तरीके से मैंने न सिर्फ अपने शहर के, न सिर्फ अपने ज़िले के बल्कि महाराष्ट्र भर के हमारे कौम समाज को फ़ायदा हो, ऐसे कई काम अल्लाह पाक ने मुझसे लिए है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। 5 सालों में ऐसा कोई काम जो आप करना चाहते थे मगर किसी वजह से, किसी मजबूरी के तहत वो नहीं कर पाए, और अगर धुलिये की जनता एक बार फिर आपको मौका देती है तो आपके अगले अज़ाइम क्या है? आप क्या चाहेंगे कि अपने शहर को जो है आप अपने ज़रिए दे सकें? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रही थी कि मुस्लिम रिज़र्वेशन 5%, महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन दिया जाए। उसके लिए हमने शुरू से कई मरतबा मोर्चे निकाले, कई मरतबा आंदोलन किए,
कई मरतबा लेखी मकतूब पे तहरीरी मकतूब पेश किए, लेकिन वो काम अभी तक हो नहीं पाया। उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और आइंदा अल्लाह पाक अगर हमको फिर से मुंतखब करके देता है तो इस काम के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और बस यही एक हमको एक दिल में खलिश रह गई है कि ये काम हमसे हो नहीं पाया। जबकि एक मरतबा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस के कुछ लीडरान ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तुमको धुलिया ज़िला का पालक मंत्री पद देते हैं अगर तुम कांग्रेस में आते हो तो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे पालक मंत्री या कोई भी मंत्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुस्लिम रिज़र्वेशन देते हो तो आप बोलो, मैं आपकी पार्टी में शमूलियत करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि हमने उनसे कहा था, लेकिन उनकी इन्हें नियत ही नहीं है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन होना चाहिए। आइंदा वक्त में हम पूरे जोश व खरोश से इंशाअल्लाह मुस्लिम रिज़र्वेशन के लिए काम करेंगे। तो ये थे डॉक्टर फ़ारूक शाह जिन्होंने बड़ी तफसील से हमसे गुफ्तगू की। रक़्स करना है तो फिर पाँव की ज़ंजीर ना देख। अगर इंसान कुछ करने का इरादा रखता है तो फिर तमाम उज़्र को किनारे करने के बाद वो जद्दोजहद करता है और फिर उसमें कामयाबी हासिल करता है। ये एक ज़िंदा मिसाल डॉक्टर फ़ारूक शाह थे, जो मुखालिफ पार्टी में रहे, जो हमेशा अपोजिशन में रहे, उसके बाद भी अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हलके के लिए इन्होंने एक नहीं अनेकों काम किए हैं। यही वजह है कि कोई इन्हें विकास पुरुष कह रहा है तो कोई जो है तामीरी जहन रखने वाला एक लीडर मानता है। यूँ ही ये अलक़ाबात नहीं मिलते, उसके पीछे ये तमाम सफ़र जो है उनका रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर इनको मौका धुलिया से दोबारा जनता देती है तो आवाम की जो भी तवक्कात है उस पर खरा उतरेंगे। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुर रहमान के साथ।